हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति टांग एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल का जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच में करते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल जो किया था वो कौन था, रॉबर्ट हुक थे। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका। कोशिका का अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो होती है साइटोलॉजी। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल था अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल जो था वो था मनुष्य। उसके बाद में हमने देखा था सेल थियोरी और उसका एक्सेप्शन। प्रीवियस वीडियो में मैं उसका एक्सेप्शन बताना भूल गई थी, तो आज की वीडियो में मैं आपको उसका एक्सेप्शन बताऊंगी। तो सेल थियोरी जो थी वो किसने दी थी, स्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी। और जो उसका एक्सेप्शन है वो है वायरस है। सिर्फ उसको हमें सिर्फ वायरस ही याद रखना है कि सेल थियोरी का जो एक्सेप्शन होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका की संरचना। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद पादप कोशिका को सेल मेम्ब्रेन और पादप कोशिका जो होती है, प्लांट सेल जो होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसी को वो किससे मिलके बनती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है। ये हमने यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कोशिका द्रव्य, इट मीन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इट मीन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म जो क्या होता है, गाढ़ा होता है, पारभासी होता है और क्या होता है, चिपचिपा होता है। मतलब कि ये गाढ़ा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और कैसा होता है, चिपचिपा होता है। इसके अंदर अनेक संरचनाएं उपस्थित होती है जो क्या करती है, अलग अलग कार्य करते हैं। उसी को ही तो हम कोशिकांग कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लवक होता है, लाइसोसोम होता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी और सेंट्रोसोम्स, ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हम उसका एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होती है वो जंतु एवं पादप कोशिका, मतलब कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर बहुत ही छोटी, शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं युक्त होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्योंकि ये शाखाओं के रूप में होती है, शाखित होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किससे बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काफी टाइम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा जाता है, रफ को रफ क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और वो कण क्या होते हैं, राइबोसोम्स के होते हैं, इसीलिए उसको खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, लिपिड का स्त्राव करते हैं, मतलब कि लिपिड का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आता है राइबोसोम्स होता क्या है। राइबोसोम्स की जो खोज थी, मतलब राइबोसोम का जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, पैलेड ने की थी। किसने की थी, पैलेड ने 1955 में की थी। ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, फिर यह कोशिका द्रव में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये जो होते हैं राइबोसोम का सबसे मुख्य काम जो होता है
कंपटीशन एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि राइबोसोम का काम क्या होता है। तो राइबोसोम का काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, मतलब कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसके बाद हम आते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्गी बॉडी जो होती है उसकी जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, 1898 में की थी। ये पादप कोशिकाओं में द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान आकार की होती है और इसके अंदर गोल्गी बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम जो होता है इसकी जो डिस्कवरी की थी डी डवे ने की थी 1958 में। सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ये कोशिकांग के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी टाइप्स के कोशिकांग है उसमें से सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो कौन सा है, लाइसोसोम है। और इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर सिर्फ 3 बातें ही याद रखनी है हमको कि इसकी डिस्कवरी डी डुवे ने की थी 1958 में, सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इसको सुसाइड बैग मीन्स आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, अल्टमैन ने की थी 1886 में। और अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था तथा बेंडा ने इसको, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी जो की थी वो इसने अल्टमैन ने की थी और जो नाम जो दिया था उसको बेंडा ने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है। द पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड के बाद में हम आते हैं, प्लास्टिड के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम वर्णी लवक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, जैसे कि जड़, तना आदि। ये क्या होते हैं, स्टार्च कणिकाओं में तेल के बिंदु के समान संग्रही हेतु क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये केवल रंगीन लवक होता है जो लाल, पीले, नीले रंगों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो काफी सारे फ्लावर जो लाल, पीले, नीले काफी रंग में होते हैं उसके अंदर कौन सा लवक होता है, वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधे के हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित लवक जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो क्या करता है, पादप के अंदर भोजन का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर एक चीज और है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, क्योंकि हरित लवक जो होता है पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पादप का क्या बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है वैक्यूल रसधानी। कोशिका की रसधानी चारों ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी छोटी बड़ी भी हो सकती है। रसधानियों के अंदर ठोस तथा तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानियों को कोशिका रस से भरा होता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियां जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका में ये स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती है। कुछ एक कोशिकाएं जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रोसोम्स, मतलब कि तारक का। इसकी खोज जो थी, मतलब इसका जो डिस्कवरी जो थी, बावेरी ने किया था 1888 में। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ये एक बेलन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। कोशिका के केंद्रक के पास छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है।
एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागों की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती है। तारक काय जंतु कोशिका में मदद करता है। तारक काय जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ये कोशिका की सीलिया एवं फ्लैजिला से बनने में भाग लेता है। ये कोशिका का प्रचलन अंगक होता है। इसके बाद आता है माइक्रोट्यूबुल्स। ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है। ये सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। इसके अंदर सबसे जो मेन जो ऑर्गेनेल्स से क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर ऑफ हाउस भी कहते हैं, मतलब कि कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है सबसे सूक्ष्म कोशिकांग होता है और इसको आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।